Hello everybody, I am Akriti Kuthyala and welcome back to my channel. In today's lecture, we'll continue with the subject steel structure design using limit state method. We were discussing the topic tension members. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far we've discussed an introduction to IS 800-2007, bolted connections and welded connections. In tension members, we've covered introduction to tension members, application of tension members, types of tension members, net area of a section, effective net area, and numerical problems based on net area and effective area. We've also covered types of failures in tension members. In today's lecture, we'll be discussing design strength of tension members in great detail. So let's start. टेंशन मेंबर्स जो होते हैं उसे हमने कोड के क्लॉज 6.1 में डिफाइन किया गया है. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो फेलियर है वो या तो यील्डिंग की वजह से हो सकता है या रप्चर की वजह से हो सकता है या ब्लॉक शेयर की वजह से हो सकता है. तो टेंशन मेंबर की डिजाइन स्ट्रेंथ हम क्या लेते हैं, हम इन तीनों की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, TDG, TDN एंड TDB, और उसमें से जो मिनिमम वैल्यू हमारे पास आएगी उसे हम डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द टेंशन मेंबर मान लेंगे, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं TD से. तो ये हमें क्लॉज 6.1 में दे रखा है कोड के. अब TD क्या होगा, TD जो होगा वो हमारे फैक्टर्ड डिजाइन लोड T, तो मतलब जो हम लोड अप्लाई कर रहे हैं अपने मेंबर पे उसको फैक्टराइज करने के बाद हमारा जो ये फैक्टराइज लोड है ये हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ TD से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. तो इसके बारे में हम आगे और देखेंगे कि यील्डिंग, रप्चर और ब्लॉक शेयर की वैल्यूज कैसे ऑब्टेन करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग. ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग में हम देखते हैं कि मेंबर जो है वो यील्डिंग में फेल करता है और कौन सा सेक्शन यूज होता है उसमें, ग्रॉस सेक्शन यूज होता है. तो AG की वैल्यू हम यूज करेंगे, ग्रॉस सेक्शन की वैल्यू. यील्डिंग में जनरली एक्सेसिव इलोंगेशन होती है, तो एक्सेसिव इलोंगेशन की वजह से हम अपने मेंबर को फेल्ड मान लेते हैं. ऑल्दो वो रप्चर नहीं करता है, पर क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा इलोंगेशन हो गई होती है कि हम उसे अनसर्विसेबल डिक्लेयर कर देते हैं, इनडायरेक्टली हम उसे फेल मान लेते हैं. So a tension member is strong enough to withstand loads up to ultimate load without failure. तो ये जो member है ये अल्टीमेट लोड तक जा सकता है, अल्टीमेट लोड तक जो वैल्यू है उसको जो स्ट्रेस है उसको रेजिस्ट कर सकता है बिना फेल किए. पर इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में लोड एक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये इतनी ज्यादा इलोंगेशन एक्सपीरियंस कर लेगा कि आप इसे अनसर्विसेबल डिक्लेयर कर देंगे. तो अगर ये हमारा टेंशन मेंबर है और ये डायरेक्शन, ये लोड है, तो इस डायरेक्शन को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन. लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एक्सेसिव इलोंगेशन होगी और वो इलोंगेशन कितनी होती है, 10 to 15% ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ. तो अगर हम माने कि हमारा मेंबर इतना था, ये हमारे मेंबर की ओरिजिनल लेंथ थी L0 में इसे बोल सकती हूँ, और जब आपने इसके ऊपर लोड एक्ट करवाया तो ये LF जहाँ पे फेलियर हुआ है, तो इतनी ज्यादा ये इंक्रीज कर गई है लेंथ. और ये लेंथ कितना इंक्रीज करेगी, ये जो इंक्रीज परसेंटेज है ये कितनी है, 10 to 15%. तो ये इतना इंक्रीज कर जाता है और आप इसे क्या बोल देंगे फिर, अनसर्विसेबल बोल देंगे. When a tension member is subjected to tensile force, ये हम आप इसे tensile force इस पे एक्ट करवा रहे हैं, although the net cross section yields first, the deformation within the length of the connection will be smaller than the deformation in the remainder of the tension member. This is because the net section exists within a small length of the member and the total elongation is the product of length of the member and the strain. तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है, इसे सिंपल शब्दों में समझते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है. तो ये बोलता है कि अगर आपके पास ये टेंशन मेंबर है तो इस टेंशन में मान देते हैं कि हमने बोल्टेड कनेक्शन अप्लाई करें हैं, तो बोल्टेड कनेक्शन पे सेक्शन 1 पे आपके पास क्या होगा, नेट एरिया होगा, और उसके बाद जितना भी एरिया बचा है वो सारा एरिया कैसा होगा, ग्रॉस एरिया. तो हमने कोई रैंडम एक बीच में सेक्शन ले लिया है 2 जहाँ पे कैसा एरिया है, ग्रॉस एरिया. अब लेंथ ऑफ द कनेक्शन क्या है, लेंथ ऑफ द कनेक्शन आपके पास ये इतना सा लेंथ है, यहाँ पे आपके पास जो
जिसके बीच में बोल्टिंग हो रखी है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम सिंपली देखेंगे कि जो ये नेट सेक्शन है इसमें यील्डिंग तो पहले होगी, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो नेट क्रॉस सेक्शन है यील्ड्स फर्स्ट, तो इस सेक्शन 1 पे यील्डिंग पहले होगी बिल्कुल, बट द डिफॉर्मेशन विद इन द लेंथ ऑफ द कनेक्शन विल बी स्मॉलर। तो वो कह रहा है कि ये जो डिफॉर्मेशन यहाँ पे होगी इस छोटी सी लेंथ में, ये क्या होगी, कम होगी। ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है अपसाइलम, अपसाइलम क्या होता है, स्ट्रेन, स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। तो वो बोल रहा है कि अगर मैं इसे बोलूं नेट सेक्शन की जो डिफॉर्मेशन हुई डेल्टा एल इन द नेट सेक्शन, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अपसाइलम इनटू स्मॉल एल। कितनी इलोंगेशन होगी यहाँ पे, जैसे ही आप ये पुल लगाते हैं और मेंबर यील्ड करता है तो इलोंगेशन तो होगी, पर इलोंगेशन कितनी होगी, बहुत थोड़ी सी, जितनी मैंने आपको ये येलो से शेड करके दिखाई है, तो बहुत थोड़ी सी इलोंगेशन हो रही है। तो इस पोर्शन को हम बोल सकते हैं डेल्टा एल एन। ठीक है, फिर वो कहता है कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन होगी या यील्डिंग होगी, वो यील्डिंग कैसी होगी, पहले हो जाएगी, तो दिस यील्ड्स फर्स्ट। फिर जो बाकी का मेंबर है, ये बाकी का मेंबर जो है इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा, तो फॉर्मूला तो अभी भी यही रहा, अपसाइलम इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। तो इस केस में अगर मैं डेल्टा एल की वैल्यू निकालूं तो डेल्टा एल कैपिटल एल कितना हो जाएगा, अपसाइलम इंटू कैपिटल एल। अपसाइलम इंटू कैपिटल एल, इसकी वैल्यू ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि कैपिटल एल की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर हम एग्जांपल लें, कैपिटल एल को मैं 100 मान लेती हूँ और स्मॉल एल को मैं 10 मान लेती हूँ, और अपसाइलम को हम वैसे ही रहने देते हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 10 टाइम्स अपसाइलम, और ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 100 टाइम्स अपसाइलम। तो मतलब डेल्टा कैपिटल एल की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जो यील्डिंग होगी वो यील्डिंग बहुत ज्यादा है, और यील्डिंग में हम फेलियर किस वजह से बोलते हैं, एक्सेसिव इलोंगेशन। तो अगर हम इसे फिर से येलो से डिनोट करें, तो यहाँ पे जो लेंथ बढ़ रही है, जो डेल्टा एल आ रहा है, वो ज्यादा होगा पूरे सेक्शन के लिए, बड़े सेक्शन के लिए। सो दिस डिनोट्स डेल्टा एल कैपिटल। ठीक है, तो इसीलिए वो कह रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले यील्डिंग यहाँ पे हुई नेट सेक्शन पे हुई कि यील्डिंग ग्रॉस सेक्शन पे हुई। किससे फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है कि कितने अमाउंट से यील्डिंग हो रही है। यहाँ पे क्लियरली जो यील्डिंग हो रही है वो बहुत ज्यादा अमाउंट से हो रही है, 100 टाइम्स अपसाइलम हो रही है, तो वो हमारा फेलियर कॉज करने के लिए ज्यादा जिम्मेवार होगा। तो अगर आप फिर से देखें तो यहाँ लिखा जाता है व्हेन अ टेंशन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स although the net cross section yields first, यहाँ पे yielding पहले हो रही है, but the deformation within the length of the connection will be smaller than deformation in the remainder of the tension member। यहाँ पे जो deformation हो रही है वो बहुत छोटी सी है, पर बाकी जगह जो बाकी टेंशन मेंबर में जो डिफॉर्मेशन हो रही है वो बहुत ज्यादा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि यील्डिंग पहले कहाँ हुई, फर्क किससे पड़ता है कि ज्यादा यील्डिंग कहाँ पे हो रही है। और हम डिफॉर्मेशन कैलकुलेट कैसे करेंगे, डिफॉर्मेशन विल बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द स्ट्रेन विद द लेंथ ऑफ द मेंबर। तो हमने एप्सिलॉन को एल से मल्टीप्लाई कर दिया है। वो बोलता है most of the length of the member will have an unreduced cross section, so attainment of yield stress on the gross area will result in larger total elongation। ये वही चीज है जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस करी कि डेल्टा कैपिटल एल जो है वो बहुत बड़ा होगा, दिस विल बी मच ग्रेटर देन डेल्टा स्मॉल एल एन। तो इसलिए जो इफेक्ट होगा वो किसका ज्यादा होगा, डेल्टा कैपिटल एल का इफेक्ट ज्यादा होगा। तो इट इज द लार्जर डिफॉर्मेशन एंड नॉट द फर्स्ट यील्ड दैट इज द लिमिट स्टेट। तो लिमिट स्टेट कौन सी है, जो लार्ज डिफॉर्मेशन कॉज कर रहा है, मतलब कि ये वाला सेक्शन जो है वो एक्चुअल में पहले फेल करेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे ये यील्डिंग पहले भी कर दे, फिर भी ज्यादा यील्डिंग कहाँ होगी, फेलियर जब हम उसको डिक्लेयर करेंगे कब करेंगे, जब यहाँ पे यील्डिंग होगी, बहुत ज्यादा एक्सेसिव यील्डिंग हो जाएगी। सो टू प्रिवेंट एक्सेसिव डिफॉर्मेशन
Initiated by yielding, the load on the cross section must be small enough so that the stress on the cross section is less than the yield stress. तो वो कह रहा है अब ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि कौन इम्पोर्टेंट है, डेल्टा कैपिटल एल इम्पोर्टेंट है, मतलब जहां पे ग्रॉस सेक्शन में यील्डिंग हो रही है वो वाला पोर्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो वो कहता है कि हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि जो स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, अगर मैं उस स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करूं तो वो स्ट्रेस किससे कम होना चाहिए, यील्ड स्ट्रेस से कम होना चाहिए। और ये स्ट्रेस कहाँ पे एक्ट कर रहा है, ग्रॉस सेक्शन पे एक्ट कर रहा है, इसलिए मैंने इसे क्या लिख दिया, सिग्मा जी। तो सिग्मा जी शुड बी लेस देन एफ वाई। अगर ये ऐसी कंडीशन हम सेटिस्फाई करवा देते हैं तो हमारा सेक्शन फेल नहीं करेगा। सो टू प्रिवेंट एक्सेसिव डिफॉर्मेशन initiated by yielding the load on the gross section, तो तभी मैंने यहाँ पे क्या यूज करा है, G यूज करा है, जो क्या इंडिकेट कर रहा है, gross section must be small enough so that the stress on the gross section is less than the yield stress। तो Fy से ये स्ट्रेस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं कोड क्या प्रोविजन देता है। कोड बोलता है क्लॉज 6.2 में द डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर अंडर एक्सियल टेंशन TDG as governed by yielding of the cross section is given by TDG is equal to AgFy upon gamma m naught। तो ये कैसे आया वो देखते हैं। हमने बोला कि जो सिग्मा ग्रॉस सेक्शन का है वो किससे कम होना चाहिए, Fy से कम होना चाहिए। ये हम क्यों कर रहे हैं, टू प्रिवेंट यील्डिंग, ताकि यील्डिंग ना हो। तो ये हमने देखा लास्ट स्लाइड में। अब वो बोलता है कि सिग्मा कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। मैं सिग्मा कैसे ऑब्टेन करूंगी, मैं सिंपली जो भी मेरा लोड है उसे डिवाइड कर दूंगी ग्रॉस एरिया से। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या है मेरे पास P और एरिया क्या है, ग्रॉस सेक्शन, क्योंकि यील्डिंग हमने अभी देखा कि ग्रॉस सेक्शन की यील्डिंग जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेट सेक्शन की यील्डिंग से। तो P अपॉन AG ये किससे कम होना चाहिए, दिस शुड बी लेस देन Fy। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसे बोल सकती हूँ जो P है वो किससे कम होना चाहिए, जो फोर्स हम इस पे एक्ट करवा रहे हैं अपने मेंबर पे वो किससे कम होनी चाहिए, यील्ड स्ट्रेस इनटू Ag से कम होनी चाहिए। तो ये हमारे पास बेसिक कंडीशन आई कि जो भी लोड आप एक्ट करवा रहे हैं, जो फैक्टर्ड लोड हमारे मेंबर पे एक्ट करेगा वो किससे कम होना चाहिए, वो हमारे यील्ड स्ट्रेस इनटू द ग्रॉस एरिया से कम होना चाहिए। हमने सिंपल फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया का कॉन्सेप्ट यूज करा है। तो यहाँ पे वो कहता है कि हम क्या करेंगे, हम इसी चीज को Ag इंटू Fy को डिवाइड कर देंगे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा m नॉट से। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम थोड़े और सेफ हो जाएं। ये तो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, पर हम और सेफ करना चाहते हैं, तो हमने और सेफ कैसे कर लिया अपने आप को, हमने बोला कि जो भी डिजाइन स्ट्रेंथ क्रॉस यील्डिंग में आप प्रोवाइड करोगे उसे कैसे प्रोवाइड करो, ग्रॉस एरिया लो, उसको यील्ड स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करो और उसे किससे डिवाइड कर दो, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा m नॉट से डिवाइड कर दो। और ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा m नॉट हमें कहाँ से मिलेगा, हमें ये टेबल 5 ऑफ IS 800 2007 से मिलेगा। सो टेबल 5 में अगर आप देखें तो हमारे पास ये गामा m नॉट दे रखा है, रेजिस्टेंस गवर्न्ड बाय यील्डिंग। तो यहाँ पे वो साफ साफ लिख रहा है गामा m नॉट क्या है, रेजिस्टेंस गवर्न्ड बाय यील्डिंग, और उसकी वैल्यू कितनी है 1.10। तो ये वैल्यू है हमारे गामा m नॉट की, जो हमने कहाँ से ली है, टेबल 5 से ऑफ कोड IS 800 2007। सो डिजाइन स्ट्रेंथ आ गई हमारे पास यील्डिंग, क्रॉस यील्डिंग की वजह से। I hope this lecture was useful to you. In this lecture we covered gross yielding, gross section yielding to obtain the design strength of tension members. So thank you and stay tuned for more.